दिनांक 20 जुलाई 1942 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम विभाग का कार्य संभालने का पद मिला, सदस्यता मिली। आज के समय के अनुसार सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय सरकार में श्रम मंत्रालय मिला होगा। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के इतने खास और विश्वस्त थे कि उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान मिला। अब इस बात की पूर्व की परिस्थितियां और पश्चात की परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। पहले ये जानते हैं कि क्या होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति दमन करने के पश्चात अंग्रेजों ने 1859 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिसके अनुसार सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हुआ और ये शक्तियां दी गई वायसरॉय और गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, जो भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रमुख होगा। ये ब्रिटिश ताज निर्धारित करेगा, तय करेगा। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया। इसके अंतर्गत वायसरॉय का सुझाव मंडल यानी मंत्रिमंडल को विभागीय स्तर पर बांटा गया, यानी पोर्टफोलियो दिए गए। आरंभ में तीन सदस्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के चयन में आते थे, बाकी तो स्वतंत्र रूप से होते थे। 5 सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जिसमें गृह, राजस्व, सैन्य, विधि और वित्त विभाग संभालते थे। सेना का सबसे बड़ा कमांडर जो है वह अति विशिष्ट सदस्य होता था। 1869 में सभी सदस्यों को चयन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया और 1874 में लोक निर्माण विभाग भी जोड़ दिया गया। फिर सुधार के लिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया जिसके अंतर्गत एक भारतीय सदस्य को भी जोड़ा जा सकता था। परिणाम स्वरूप सत्येंद्र सिन्हा को प्रथम सदस्य बनाया गया। बहुत बड़े बैरिस्टर होते थे उस समय के। उनको 1909 में विधि विभाग दिया गया। उस समय अंग्रेजों का प्रस्ताव स्वीकार करने पर कहते हैं उन्हें 10,000 पाउंड सालाना की हानि हो रही थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े वकील होंगे, कितना धन कमाते होंगे। यद्यपि वे आरंभ में अनिच्छुक थे, परंतु उन्होंने पद को स्वीकार किया और 1909 से 1914 के बीच में वह इस पद पर रहे। इसी क्रम में क्रमशः लोग जुड़ते चले गए और पी.एस. स्वामी अयंगर, सैयद अली इमाम, मोहम्मद शफी, तेज बहादुर शपरू, सतीश रंजन दास इत्यादि नाम जुड़ते गए। ये वे लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के क्राउन के पूरी तरह वफादार थे। अब हम आते हैं आखिरी के 7-8 वर्षों में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस से पूछे भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। अब 8 अगस्त 1940 को वायसरॉय लॉर्ड लिलिंट को एक प्रस्ताव दिया जिसे इतिहास में अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वह इस प्रकार थे कि युद्ध के पश्चात यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के पश्चात भारतीयों को समिति बनाने की अनुमति दी जाएगी और वह उसमें संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अविलंब विस्तारित किया जाएगा। तीसरा, अल्पसंख्यक इस बात से आश्वस्त रहें कि सत्ता का हस्तांतरण किसी भी ऐसे पक्ष को नहीं दिया जाएगा जिसे बड़ा जनसमूह नकारता हो। अब ये थोड़े गहन का विषय है। क्या ये कहना चाह रहे थे कि किसी भी प्रिंसली स्टेट को नहीं दिया जाएगा या किसी जाति विशेष को नहीं दिया जाएगा? ये और चर्चा का विषय है, इस पर फिर कभी। इस प्रकार कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तीनों ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अगले वर्ष लिबरल पार्टी के तेज बहादुर शपरू ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया
तेज बहादुर सप्रू पुराने वफादार रहे हैं अंग्रेजों के। 22 जुलाई 1941 को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें कई सारे भारतीय वफादारों को अलग अलग भिन्न भिन्न पोर्टफोलियो मिले। फिरोज खान नून को श्रम विभाग मिला 1941 में। ये वही फिरोज खान हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए सन 16 दिसंबर 1957 में, 7वें प्रधानमंत्री। मार्च 1942 को लेबर पार्टी के सैफुड क्रिप्स भारत आए और प्रस्ताव रखा कि युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ दें, पर युद्ध के बाद साथ देने के बदले में हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। अंग्रेज कमजोर थे, ये बात कांग्रेस बहुत बेहतर जानती थी। भारत सरकार अभी जो चल रही थी वह किसी भी प्रकार से जन समूहों का समर्थन चाह रही थी, और वे इस बात से आशंकित थे कि अंदर से किसी प्रकार का यदि आंदोलन हो जाता है, हिंसक विद्रोह हो जाता है, तो बहुत ही अधिक समस्या अंग्रेजों के लिए हो जाएगी। और इसलिए वे प्रस्ताव पे प्रस्ताव दे रहे थे कि कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वह किसी प्रकार सम्मिलित हो जाएं और वो डोमिनियन वाली चीज में आ जाएं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत 1937 के प्रांतीय चुनाव होने लगे थे। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो कांग्रेस को, हिंदू महासभा को और मुस्लिम लीग के पास भी आ गया था, दलों के पास भी आने लग गया था। शक्ति तो दलों की बढ़ गई थी, पर केंद्रीय नीतियों में सीधे हस्तक्षेप नहीं था। 11 जुलाई 1942 को अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम विभाग संभालने हेतु सदस्यता मिली है। यह न्यूज द बॉम्बे सेंटिनल नाम के सायकालीन समाचार पत्र में छपी। 20 जुलाई 1942 को अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्यता मिली, यानी फिरोज खान नून के स्थान पर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों का केंद्रीय श्रम विभाग संभालेंगे। पद पर उन्होंने कार्यकाल पूरा किया 1946 तक। बीच में बहुत कुछ हुआ। एमएन रॉय के नाम से चर्चा आई, इस पे चर्चा फिर कभी। इस बीच 14 जुलाई को वर्धा में, यानी 11 जुलाई से 1942 से 20 जुलाई 1942 के बीच में 14 जुलाई को वर्धा में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई। और यदि पूर्ण स्वराज नहीं मिलता है तो विशाल अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा, यानी अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। अब जनता का दबाव तो था ही कांग्रेस की जो केंद्रीय समिति की उसके ऊपर कि कुछ करना है, ऐसे बैठे नहीं रह सकते हैं, वरना कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। 8 अगस्त 1942 को मोहनदास करमचंद गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। कहाँ 20 अगस्त 1920 में आंदोलन शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 में, और कहाँ 22 साल लग गए फिर से एक आंदोलन। और अब इस बार जब इन्होंने आंदोलन का नारा दिया है, तुरंत ही अंग्रेज सरकार जो है वो सक्रियता में आई और 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेस नेताओं को उन्होंने बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, और इस प्रकार से डाला कि सबको आइसोलेट कर दिया, किसी का भी किसी प्रकार संपर्क ना होने पाए। अब ये भी सत्य बात थी कि बिना गांधी के कोई कांग्रेसी आंदोलन स्वतंत्र तो चला ही नहीं सकता है, कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता था, चलती तो गांधी की थी। इस इतिहास में अगस्त क्रांति कहा गया, पर ये बहुत ही विभत्स रहा। 12-13 वर्ष के बच्चे, 15-16 साल के किशोर, निहत्थे बेचारे झंडा लेके डाकघरों में, थानों में, सरकारी भवनों में जाते जा रहे थे और वंदे मातरम बोल रहे हैं, और अंग्रेजों को उससे कोई मतलब नहीं है, वे गोली चला देते थे और बहुत बहुत लोग मरे। अगर अंग्रेजों के आधिकारिक आंकड़े देखें तो इसमें 1028 भारतीय मरे, 3125
घायल हुए और 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आप कल्पना करिए कि कितने लोगों का बलिदान हुआ होगा। कारगिल में 500 से 600 के बीच में बलिदान हुआ था, और इस आंदोलन में 1028 जो अंग्रेज स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या ही करना था, बिना कुछ किए ही बहुत सारे क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए। परिणाम वही हुआ जो होना था, आंदोलन सफल हो गया। कांग्रेस कुछ करती नहीं, ऐसा आरोप जो लगता था वो काफी समय के बाद आंदोलन हुआ और अंग्रेजों ने हमेशा की तरफ से कुचल दिया। फिर 18 फरवरी 1946 में नेवल विद्रोह हुआ। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया, वो भी फेल हो गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम भारत सरकार बनी, जिसमें मुस्लिम लीग के लोगों को भी सम्मिलित किया गया, मंत्रालय बांटे गए। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त को भारत ब्रिटेन का एक डोमिनियन यानी कि उपगण राज्य घोषित हुआ, जो कि अंग्रेज बराबर कह रहे थे कि हमें भारत को जो है डोमिनियन देना है। और 26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वयं को गणतंत्र घोषित किया। ये सब अत्यंत संक्षेप में था। देख सकते हैं कि कैसे एक मुस्लिम नेता को हटाकर अंबेडकर को विभाग दिया गया। कारण स्पष्ट था, ब्रिटिश विरोध के अनुमान को समझ चुके थे और जिनके पास थोड़े भी जनसंख्या का बल था उनका उन्हें समर्थन चाहिए था। साइमन कमीशन के समय से ही ब्रिटिश सरकार के अंबेडकर अति प्रिय रहे हैं, वफादार रहे हैं। भारत की जनता पर जब गोलियां चल रही थी तब अंबेडकर उसी काउंसिल को संभाल रहे थे। कह सकते हैं विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। अब अंबेडकर खूब कहें कि हमने प्लासी में अंग्रेजों का साथ दिया, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, पर अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पर कोई तो महार होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी होगी और अंबेडकर को अपना लेना नहीं माना होगा। कोई एक होगा जिसने देश को जाति के ऊपर रखा होगा, जिसने जाति को देश से ऊपर नहीं होने दिया होगा। उस एक व्यक्ति को या वो जो कोई भी होंगे उन सबको हमारा नमन है। और भारत सरकार से निवेदन है कि कृपया ऐसे लोगों का सत्य सामने लाइए जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें जबरदस्ती देशभक्त मत बनाइए। हर एक विषय पर सविस्तारित जानकारी हम आगे भविष्य में देते जाएंगे। ये बहुत ही उथल पुथल का दौर था और बहुत विस्तार से बातें बताने को हैं, पर इतने कम समय में इतना ही दिया जा सकता है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो दूसरों के साथ साझा करिए। आगे बहुत सी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।